प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस पेपर 6 इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स यूनिट फर्स्ट टॉपिक हमारा चल रहा है मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व। हमने दोनों पढ़ लिए, दोनों का अध्ययन कर चुके। हमारे सामने एक सवाल आता है कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों में क्या संबंध है और इनमें क्या अंतर है, क्या भेद है। इसका हम अध्ययन करेंगे। वैसे हम दोनों ही टॉपिक पढ़ चुके, फंडामेंटल राइट्स भी पढ़ चुके हम, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के भी हम पढ़ चुके, नीति निर्देशक सिद्धांतों का भी हम अध्ययन कर चुके। अब हमारे सामने एक अन्य सवाल ये आता है कि इनमें क्या संबंध है और इनमें अंतर क्या है। देखिए, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व ये दोनों ही भारतीय राज्य के नागरिकों के विकास के लिए आवश्यक है और इस दृष्टि से इन्हें परस्पर संबंधित कहा जा सकता है। वास्तव में संविधान निर्माताओं जिन बातों को तुरंत ही प्रदान करने की स्थिति में थे, उन्हें उनके द्वारा मूल अधिकारों में स्थान दिया गया, और जिन बातों को तुरंत पूर्ण करने की स्थिति में नहीं थे, उनका उल्लेख निर्देशक तत्वों में कर दिया गया। इस दृष्टि से मूल अधिकार और निर्देशक तत्वों को परस्पर संबंधित कहा जा सकता है। देखिए, मूल अधिकार वे अधिकार है जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक तथा अनिवार्य होते हैं, और अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, और इन अधिकारों में राज्य द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। ऐसे अधिकारों को फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। मौलिक अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास, भौतिक, मानसिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक है। इनकी संविधान द्वारा संरक्षण व गारंटी की व्यवस्था की गई है। मौलिक अधिकार अन्य अधिकारों से भिन्न है क्योंकि इनके अतिक्रमण की दिशा में व्यक्ति न्यायालय में वाद ला सकता है। मौलिक अधिकार व्यक्ति को राज्य के प्राप्त। देखिए, दोनों के संबंधों का अध्ययन करेंगे हम पहले कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व परस्पर पूरक है। इस संबंध में विभिन्न न्यायिक निर्णय दिए गए। उन न्यायिक निर्णय में प्रमुख निर्णय इस प्रकार रहे, जैसे बिहार राज्य बनाम कामेश्वर सिंह व अन्य। इसमें निर्णय देते हुए मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट किया था कि संविधान के भाग 4 में दिए गए नीति निर्देशक तत्व तीसरे भाग में दिए गए मूल अधिकारों के उपबंधों का प्रतिपूर्ण करते हैं, और दोनों मिलकर एक लोक कल्याणकारी लोकतांत्रिक राज्य के निर्माण की एक योजना प्रस्तुत करते हैं। दूसरा एक ऐसा ही निर्णय सज्जन सिंह बनाम स्टेट बैंक ऑफ राजस्थान का आता है। न्यायाधीश ने कहा था कि निर्देशक तत्व देश के शासन में आधारभूत सिद्धांत हैं और संविधान के भाग 3 की उपबंध इन सिद्धांतों के साथ समझे जाने चाहिए। एक और अन्य निर्णय चंद्र भवन बोर्डिंग एंड लॉजिंग बेंगलोर बनाम मैसूर राज्य और अन्य। इस मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि संविधान के तीसरे और चौथे भाग में दिए गए निर्देशक तत्व में कोई विरोध प्रतीत नहीं होता, वे एक दूसरे के पूरक हैं। एक और निर्णय उन्नीकृष्ण बनाम आंध्र प्रदेश का है। इस मामले में भी कहा गया था कि भाग 3 एवं भाग 4
एक दूसरे के सहायक है। मूल अधिकार भाग 4 में इंगित लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन है। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में से किसी एक को प्राथमिकता देने की आवश्यकता नहीं है, अपितु दोनों में तालमेल और संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। संविधान निर्माताओं की मंशा थी और यही प्रजातंत्र की मांग थी। मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के आपसी संबंधों के कई चरण हैं। पहला चरण 1950 से 1966 तक माना गया था। इस काल में नीति निर्देशक सिद्धांत मूल अधिकारों की तुलना में निम्न स्थिति रखते थे और धीरे धीरे फिर भी इस मान्यता का विकास हुआ कि निर्देशक सिद्धांतों की क्रियान्वयन हेतु मूल अधिकारों को समय समय पर संशोधित किया गया। दूसरा चरण 1967 से 1971 तक का है, जिसमें 1967 का गोलकनाथ मामला, 1970 का बैंकों का राष्ट्रीयकरण से संबंधित अध्यादेश और इसी विचारधारा को पुष्ट करते हैं और धीरे धीरे नीति निर्देशक तत्वों को तीसरे भाग द्वारा व्यवस्थित स्वयं नियमित करने वाले यंत्र के भीतर ही लागू किया जा सकता है। तीसरा चरण 1972 से 1975 तक का माना गया। इस काल में इस धारणा का प्रचलन हुआ कि मौलिक अधिकारों में संसद परिवर्तन तथा संशोधन कर सकती है तथा कतिपय मूल अधिकार तो निर्देशक तत्वों के अधीनस्थ हैं। 24वां और 25वां संविधान संशोधन किया गया। उनमें व्यवस्था की गई कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है और 1973 में केशवानंद भारती के केस में सर्वोच्च न्यायालय में निर्णय दिया गया था कि संसद संविधान के बुनियादी ढांचे को छोड़कर शेष भाग में संशोधन कर सकती है। चौथा जो चरण था इसका 1976 से 1980 तक आपातकाल के दिनों में 1976 में सरकार ने 42वां संविधान संशोधन पारित किया और संविधान के खंड 4 में कहा गया कि निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए संसद जिन किन्हीं कानूनों का निर्माण करे उन्हें इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकेगी। ये कानून संविधान में किए गए किसी मूल अधिकार को सीमित करते हैं या समाप्त करते हैं। पांचवा चरण 1980 से अब तक का रहा है। 80 के बाद से स्थिति यह है कि संविधान के अनुच्छेद 39 के भाग ब और स आर्थिक और सामाजिक न्याय से संबंध तत्वों की क्रियान्विति के लिए तो मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकेगा, लेकिन अन्य तत्वों की क्रियान्विति के लिए ऐसा नहीं किया जा सकेगा। इन वैधानिक अर्थों में पुनः मौलिक अधिकारों को निर्देशक तत्वों पर वरीयता प्राप्त होगी। उपयुक्त अध्ययन से ये स्पष्ट है कि विभिन्न न्यायिक नियमों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में कोई अंतर्विरोध नहीं है, अपितु एक दूसरे के पूरक हैं। ग्रैनविल ऑस्टिन के अनुसार संविधान में मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों को इस आशा और अपेक्षा में शामिल किया गया था कि एक दिन भारत का वास्तविक स्वाधीनता का वृक्ष लहराएगा। इसके बाद नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में कुछ अंतर है जो इस प्रकार है। इसका फर्स्ट बिंदु है मूल अधिकार न्याय योग्य है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व न्याय योग्य नहीं है। जब कभी कार्यपालिका या व्यवस्थापिका के कानून नागरिकों के मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करते हैं तो वह न्यायालयों से संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्व बाध्य योग्य नहीं है। अगर इनका उल्लंघन करता है तो व्यक्ति न्यायालय की शरण नहीं ले सकता। मूल अधिकार निषेधात्मक है, जबकि निर्देशक सिद्धांत सकारात्मक निर्देश है। मूल अधिकार
राज्य की सत्ता को मर्यादित रखते हैं, जबकि नीति निदेशक तत्व सकारात्मक आज्ञाएं हैं। ये राज्य को सामान्य हित में समाज की प्रगति के लिए कुछ कार्य करने के निर्देश देते हैं। मौलिक अधिकारों द्वारा राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना की गई है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, जबकि निदेशक तत्व इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की स्थापना करते हैं। ग्रैनविल ऑस्टिन इन्हें आर्थिक स्वाधीनता की घोषणा कहते हैं। अगला अंतर है दोनों में कानूनी एवं नैतिक बंधन का अंतर। मौलिक अधिकार राज्य पर कानूनी बंधन उत्पन्न करते हैं, जबकि नीति निदेशक सिद्धांत नैतिक बंधन उत्पन्न करते हैं। मूल अधिकार व्यक्ति के निजी अधिकारों की रक्षा करते हैं और नीति निदेशक तत्वों का संबंध निजी अधिकारों से नहीं है, इनका संबंध समाज के अधिकारों से। जीएन जोशी ने इस संबंध में लिखा है कि राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत मानवीय आदर्शवाद की ढेर है, जिन्हें ऐसे व्यक्तियों ने संग्रहित किया है जो दीर्घकालीन स्वतंत्र संघर्ष के पश्चात स्वप्निल भावातिरेक की स्थिति में थे। अगला अंतर है मौलिक अधिकारों को अनुच्छेद 20 तथा 21 में वर्णित अधिकारों को छोड़कर अनुच्छेद 352 के अंतर्गत घोषित आपातकाल की स्थिति में परिवर्तन काल में स्थगित किया जा सकता है। क्योंकि आर्टिकल 20 और 21 में वर्णित अधिकारों को छोड़कर शेष मौलिक अधिकारों को आपातकाल 352 आर्टिकल के तहत स्थगित किया जा सकता है, जबकि नीति निदेशक तत्व का जब तक क्रियान्वयन नहीं होता तब तक वे स्थायी रूप से स्थगन की अवस्था में बने रहते हैं। मूल अधिकार नागरिकों को संविधान द्वारा प्रत्यक्ष रूप से दिए गए हैं। अध्याय 3 में सभी भारत के नागरिकों को बिना किसी जाति, धर्म, संप्रदाय के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जबकि निदेशक तत्व का उपयोग नागरिक तभी कर सकते हैं जब राज्य का कानून द्वारा उन्हें क्रियान्वित करे। मौलिक अधिकार सार्वभौमिक नहीं है, उन पर प्रतिबंध है, जबकि निदेशक सिद्धांतों पर किसी तरीके का कोई प्रतिबंध नहीं है। अगला अंतर है दोनों में मूल अधिकारों का विषय व्यक्ति है, जबकि नीति निदेशक तत्व राज्य के लिए। ये राज्य को नैतिक दृष्टि से इसके लिए निर्देश देते हैं वह सार्वजनिक हित के लिए इन्हें लागू करे। अगला अंतर है मूल अधिकारों का क्षेत्र भारत राज्य की सीमाओं के अंतर्गत ही है, जबकि निदेशक तत्वों का क्षेत्र अधिक व्यापक है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व के साथ साथ विश्व बंधुत्व और विश्व शांति का संदेश भी इनमें अंतर्निहित है। मौलिक अधिकार नागरिकों को प्रदान किए जा चुके हैं, लेकिन निदेशक सिद्धांत अभी तक लोगों को प्राप्त नहीं हुए हैं। सरकार इन सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप
देने का प्रयास कर रही है। मौलिक अधिकार सामाजिक जीवन की कुछ अवस्थाएं हैं, लेकिन इनका संबंध केवल मनुष्य से ही है, जबकि निर्देशक तत्व देश में आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक न्याय के आधार पर एक शुद्ध कल्याणकारी राज्य स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। देखिए, इनकी महत्ता मौलिक अधिकारों से अधिक है, क्योंकि जब मौलिक अधिकारों को कानूनी बल प्राप्त है, वह निर्देशक तत्वों को नैतिक शक्ति प्राप्त है, और नैतिक आदर्श ही किसी राष्ट्र को ऊंचा उठाते हैं अथवा पतन की ओर ले जाते हैं। अगर नागरिकों का नैतिक चरित्र श्रेष्ठ होगा तो वह राष्ट्र विकसित राष्ट्र होगा, संगठित राष्ट्र होगा, उच्चतर राष्ट्र होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राज्य की नीति निदेशक तत्वों के आधार पर भारत में वास्तविक प्रजातंत्र की स्थापना हो सकेगी और हमारा देश एक ऐसा लोक कल्याणकारी राज्य बन सकेगा जिसमें प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्रता, समानता और न्याय प्राप्त कर सके। प्रिय विद्यार्थियों, ये मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों का संबंध और मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों में अंतर का हम अध्ययन किया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।